अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा जो रमज़ान का तोहफ़ा मिलता है वो रमज़ान शोज़ हैं। समा टीवी के ऊपर एक बहुत ही अजीबो-गरीब सा फ़ॉर्मेट वाला रमज़ान शो है जिसपे वो साहिल भाई को बिठाते हैं और पूरी दुनिया को इकट्ठे बुला लेते हैं और कहते हैं इनसे बहस करो, साहिल अदीम साहब से। बहुत ही फ़नी फ़ॉर्मेट है। मैं अक्सर उसके वायरल क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे जब असर के बाद आपको ज़्यादा भूख लग रही होती है और आप वो खाने की रेसिपीज़ देख रहे होते हैं, तो साथ-साथ ना आपको रमज़ान शो के फड्डों के वो रिकमेंडेशंस आ रहे होते हैं। साहिल अदीम फाइट्स विद नदीम अफ़ज़ल चंद, साहिल अदीम फाइट्स विद सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ। ख़ैर लेकिन साहिल भाई की रिसेंटली मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत ही अजीब-ओ-गरीब सा वो लगा था। पता नहीं वो 2 कौन लोग थे। एक कोई आमिर साहब थे और एक कोई सवेरा साहिबा थी। आई हैव नो आइडिया ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अ, मैंने कभी ज़िंदगी में इनको टीवी में से पहले नहीं देखा। बहरहाल आप सबने देखी होगी वो क्लिप यकीनन, जहाँ वो एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं कि फ़िलिस्तीन से मुतल्लिक और उसका आईपीएल से सॉरी आईएसएल, पीएसएल, हमारा वाला पीएसएल है, सॉरी पीएसएल से क्या ताल्लुक है उसका। और वो बड़े ऐसे सवाल पूछते हैं जो लगता है कि डायरेक्टली कोई अमेरिकन या इजरायली लॉबी के टॉकिंग पॉइंट्स वो डायरेक्टली रिपीट कर रहे हैं। कोई ओरिजिनल थॉट लगता है उनके सर में आती ही नहीं है। बल्कि साहिल भाई भी बड़ी मज़े की बात कहते हैं कि आपके कानों में मसला है या आपके कानों के दरमियान मसला है। और मुझे लग रहा था कि दोनों हजरात के कानों के दरमियान ही मसला था। शुरू करते हैं। मैंने उनके पॉइंट्स लिख लिए हैं हाथ से ताकि मुझे वो वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। रोज़ा भी मकरू हो सकता है मेरा। इतना गुस्सा चढ़ जाता है उनको देख के। लेकिन पहली अगर आप उनका पॉइंट सुने तो वो खातून थी, बहुत ही को बेवकूफ़ सी। वो कहती हैं कि वाई डू वी पोलिटिसाइज एवरीथिंग। उनका ये सवाल ये था कि हम पीएसएल को, जब साहिल भाई ने कहा कि पीएसएल को बॉयकॉट करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कराची में जो लोग कम आए हैं और ये लग ही रहा है कि पीएसएल की अटेंडेंस बहुत कम थी, वो उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक, लोगों को जो माली हालत नुकसान पहुंचा हुआ है, जो माली हालत को लोगों की। और दूसरा कि लोग नाराज़ थे। हर किस्म के ऐसे ब्रांड ने पीएसएल को स्पॉन्सर किया कि जो कि फ़लस्तीन के मामले में इसराइल की सपोर्ट करता है और इसराइल को डायरेक्ट माली मदद पहुंचाता है। अम, जैसे कि केएफसी हो गया, ट्रेसेमे हो गया, यूनिलीवर ब्रांड हो गया, वगैरह वगैरह। अम, तो इस बात पे जब साहिल भाई कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि कराची वाला स्टेडियम इसलिए खाली था क्योंकि लोगों ने बैनिंग के सपोर्ट की थी पीएसएल की। वो कहती हैं कि वाई डू वी पोलिटिसाइज एवरीथिंग, कि साहिल साहब हम हर चीज़ को पॉलिटिकल क्यों कर देते हैं। हमारी वो क्रिकेट है, वी शुड बी, वो कहती थी कि वी शुड बी प्राउड ऑन इट, लेकिन हमें, बट एक तो बताना चाहूँगा वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, आप किसी चीज़ के ऊपर फख्र नहीं कर सकते। आई गेस उन्होंने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा किया था तो वो कंफ्यूज हो गई थी। साहिल साहब, क्रिकेट की हम हर बात कर। चीज को पॉलिटिसाइज क्यों कर देते हैं? हम खेल को खेल क्यों नहीं समझते और खेल को खेल लेके क्यों नहीं चलते? पीएसएल हमारी आपका क्या प्रोडक्ट नाम है। है? पीएसएल इज समथिंग दैट सवेरा एज पाशा साहब। पाकिस्तानी वी शुड बी प्राउड ऑन पीएसएल एंड वी शुड बी देयर टू बैक आवर टीम। पिछले साल वाले पीएसएल पे फख्र होना चाहिए जिसने बैटिंग कंपनियों के एड्स पकड़े हुए थे, या इस साल वाले पीएसएल पे फख्र होना चाहिए जिसने इतने सेंसिटिव टाइम के अंदर उन कंपनीज के ऐड पकड़े हुए थे कि जो ना पाकिस्तानी कंपनीज हैं, जिनके टक्कर के पाकिस्तानी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, और वो ब्रांड्स हैं जो हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों बहनों के कत्ल में डायरेक्टली मुलव्वस हैं। अब इसमें कोई दो राय रही नहीं है, अब ये बहस रही नहीं है। तो उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया औरत ने कि नंबर वन, वाई डू वी पोलिटिसाइज एवरीथिंग। पता नहीं वो औरत कौन है, या पता नहीं उसका जहन चलता है कि नहीं चलता, बट स्पोर्ट्स या कोई भी पब्लिक लाइफ की चीज़ होती है वो एक पॉलिटिकल अफेयर होता है। और जो हमारी इकॉनमी होती है वो एक पॉलिटिकल इकॉनमी होती है। आप हर जो एक्शन करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं, आप उसको चूज़ करें टू कंज्यूम और नॉट टू कंज्यूम। कोई सर्विस आप चूज़ करते हैं टू कंज्यूम और नॉट टू कंज्यूम। क्या प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मार्केटिंग होती है किसी प्रोडक्ट की, ये पूरी हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी और हमारी एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम का हिस्सा होती है। तो हर चीज़ ही पॉलिटिकल होती है बहन, कोई किसी चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करता। मैं आपको बड़ी आसान और सिंपल मिसाल दे देता हूँ जो आपके मोटे से सर के अंदर आ जाएगी बात। वो ये है कि वैसे रमज़ान रोज़ा है, मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए इतनी बुरी बातें, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आ रहा था उन दोनों, उस ना उस मर्द पे ना औरत पे। जब आप किसी पीएसएल पे जब आप विमेंस मार्च करवाते हैं ना, जब आप सबको पिंक वो रिबन्स पहनाते हैं ब्रेस्ट कैंसर वाली, या जब आप लोगों को कहते हैं कि स्टैंड अप करो रेसिज्म के ख़िलाफ़, या आप जब कहते हैं कि लोगों को कि अब हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कर रहे हैं, या आप जब कहते हैं कि हम रेनबो फ्लैग लगाएंगे एलजीबीटी प्राइड परेड के लिए, व्हाट द हेल डू यू थिंक दैट इज़? दैट्स पॉलिटिकल। द आइडिया इज़ कि आप पॉलिटिकली अपने जो
अज़ाइम होते हैं, जो कोई कौम की गोल्स होते हैं जिसके बारे में आपने अवेयरनेस करनी होती है, उसको आप वहाँ पे प्रेजेंट करते हो। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग, झंडे, फुटबॉल, आप क्रिकेट तो कोई गेम ही कोई नहीं है यार, पीएसएल को तो देखता ही कोई नहीं दुनिया के अंदर। जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जो ला लीगा है, जो दुनिया के अंदर फुटबॉल की बिलियंस के अंदर लोग देखते हैं उसको, उसके अंदर फ़िलिस्तीन के झंडे आते हैं, सियासी झंडे पेश की जाते हैं, स्लोगनियरिंग होती है, नारेबाजी होती है, ब्रांड बॉयकॉट होते हैं, हर चीज़ होती है, प्रोटेस्ट होता है। ये आप ही को वखरे हैं जो जिनको ना फ़िलिस्तीन के झंडे की इजाज़त है, ना पीटीआई के झंडे की इजाज़त है, ना वहाँ नारे लगाने की इजाज़त है, ना वहाँ को शुगर लगाने की इजाज़त है। फिर किसने देखने आना है मैच आपका? तो एक पब्लिक स्फीयर जो होता है ना, जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल होता है हर चीज़ को। वो मसला ये है कि वो पीसीबी चाहता है कि वो पॉलिटिकल मैसेजिंग बताए कि आज के दिन क्या खबर है, आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का दिन है, और आज जो है ख़वातीन के हकूक़ का दिन है, और आज हम औरत मार्च के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये पॉलिटिकल ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप आवाम की जब बारी आती है कि अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को सामने लेके आए, तो आप उनकी आवाज़ को दबा देते हैं। एंड आई वंडर वाई आप क्यों दबा रहे थे? इन ब्रांड्स की तरफ से डिमांड है और उन ममालिक की तरफ से डिमांड है जिनका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। बिकॉज बहन, आपको शायद ये नहीं पता हो कि पीसीबी की जो चेयरमैन है ना, वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो हमारे नारकोटिक्स के मिनिस्टर भी हैं। तो मैं क्यों ना पोलिटिसाइज करूं हर चीज़ को? जिस मुल्क के अंदर एक बंदे को 3-3 वजारतें और 3-3 डिपार्टमेंट पकड़ाए हुए हैं, और उस बंदे का टोटल रिकॉर्ड और ट्रैक एक्सपीरियंस क्या है कि वो एक मीडिया चैनल चलाते हैं, या वो सीएनएन के लिए काम करते थे, या बीबीसी के लिए करते थे, सीएनएन के लिए करते थे, बीबीसी के लिए। मतलब उन बंदे के टोटल क्रेडेंशियल्स क्या हैं किसी को कोई पता नहीं। उनको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ था अभी रिसेंटली, और साफ जाहिर है कि उनको ये इनाम जो मिल रहा है पीसीबी के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब को, साहब वजीर आला साहब उनको जो ये इनाम मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने पीटीआई की सप्रेशन की थी। और अभी रिसेंटली उन्होंने एज इंटीरियर मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें ट्विटर के ऊपर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज होता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और आपको पता होगा बहन सवेरा पाशा साहिबा कि ट्विटर अभी तक पाकिस्तान के अंदर बैंड है। तो मुझे आप बताएं कि कोई चीज़ पॉलिटिकल कैसे नहीं होगी? और गधों, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो वहाँ पे औरत मार्च की बकवासियात करते हैं आप, और ट्रांसजेंडर जो आपने बुलाया हुआ था पीसीबी के इफ्तिताह के ऊपर, सलमान तुमने देखा था ना, एक ट्रांसजेंडर को बुलाया उन्होंने जो एक मर्द है, जो औरत बन के उसको उससे उन्होंने कोई फीती कटवाई थी, उससे करवाया था। या जब आपने वो ब्रेस्ट कैंसर वाले वो धागे लटकाए होते हैं पिंक रंग के, या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है या वीक होता है, या एलजीबीटी मार्च होती है वहाँ पे, या कोई झंडा लगाया होता है अपने एलजीबीटी का, तो क्या वो पॉलिटिकल होता है? नहीं, वो तो रिलीजियस होता है ना, वो तो आपका मजहब है, वो तो आप लोग का दीन है। असल हकीकत क्या है? वो आप लोग का दीन है, हमारा दीन इस्लाम है, और हमारा दीन पॉलिटिकल भी है अल्लाह के फजल से, जैसे कि आपका दीन भी पॉलिटिकल है। तो हम तो वहाँ झंडे लाएंगे फ़िलिस्तीन के, और जब नहीं आने देंगे तो हम तो कहेंगे आप बगैरत हैं, पीसीबी की मैनेजमेंट बगैरत है, ये हुकूमत बगैरत है, और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको अल्लाह क़यामत के दिन भी पूछेगा। आप हमारी दुनिया भी बर्बाद करना चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ना करें, हमारी फ्री स्पीच ना हो, हमारा ट्विटर बंद हो, हमारी ज़ुबान से कोई बात निकले तो आप उसकी ज़ुबान काट दें, और आप हमारी आखिरत भी बर्बाद करना चाहते हैं कि हम बैठ के वो मैच देखें जिनको बेटिंग कंपनीज और जिनको कातिल कंपनीज स्पॉन्सरशिप देती हैं। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह इतने बगैरत हुए हैं, और ना अल्हम्दुलिल्लाह इतने डीपोलिटिसाइज हुए हैं। हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर रहते हैं। तो जिस दिन आप लोगों को ये समझ आ जाएगी ना कि कोई चीज़ पॉलिटिकली चार्ज, कोई पॉलिटिकली डिवाइड नहीं होती पॉलिटिकल चार्जिंग के साथ, कि उसके अंदर पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट नहीं होता, उस दिन ये कौम तरक्की कर जाएगी। अभी भी ये उसी वो चूरन में बेच रहे हैं कि वोट दे दिया आपने, अब फारे वोट दे के क्या कर लिया हमने, क्या उखाड़ लिया? एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। ये बात आप अपने याद रख लें। एक क्लास स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और ये जो बगैरत लोग आ जाते हैं मीडिया के ऊपर, उनको तकरीरें, तनख्वाहें इतनी मिल रही हैं, क्या करें? हमें तो अंदाज़ा नहीं, हमने कभी इतनी तनख्वाह ली नहीं ज़िंदगी के अंदर। तनख्वाहें इतनी मिलती हैं पीसीबी से और न्यूज़ चैनलों से और वगैरह वगैरह। तो बहन हर चीज़ पॉलिटिकल होती है, गेट दैट थ्रू योर हेड, एंड इफ़ यू कांट तो प्लीज़ स्टॉप मेकिंग पब्लिक अपीयरेंसेस, ग्रो अप। दूसरी उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ना एक इमोशनल अपील देने की कोशिश किया खातून ने, कि देखिए जी वो डेफ एंड डम वर्कर्स होते हैं केएफसी के। केएफसी की बाइकॉट की बात की आपने साहिल साहब, आपको पता है कराची में एक ब्रांच थी केएफसी की जहां पे डेफ एंड डम वेटर्स थे उनके। ये जब से बाइकॉट हुआ और ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होना शुरू हुआ, ये वो केएफसी की कंपनी जिसकी फ्रेंचाइज की फीस एक पाकिस्तानी मुसलसल पे कर रहा है फ्रेंचाइज को, मगर यहाँ केएफसी इटसेल्फ लोकल्स चला रहे हैं, उनमें जो नौकरी कर रहे हैं लोग वो लोकल्स नौकरी कर रहे हैं।
उनमें जो वो काम करते थे डेफ एंड डम, उन सबको जॉबलेस कर दिया गया क्योंकि वो ब्रांच बंद हो गई। जितने लोगों ने केएफसी का बाइकआउट किया, क्या आज वो यहाँ बैठ के वादा करेंगे इस बात का कि वो जो डेफ एंड डम लोग थे उनकी किफालत करेंगे वो? तो पॉइंट सिर्फ ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेंचाइज सिस्टम, कि फ्रेंचाइज काम कैसे करती है। एक फ्रेंचाइज की जब आप रॉयल्टी लेके पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज लेके आते हैं तो एक पाकिस्तानी वो रॉयल्टी पे करता रहता है, वेदर उसका बिजनेस आगे चले या ना चले, ही नीड्स टू पे दैट रॉयल्टी। मतलब आपने बिलीव करना शुरू कर दिया सीएसआर को, यानी आप इतने स्टूपिड हैं। सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी मैं आपको बड़ी सी मिसाल देता हूँ। नेस्ले पाकिस्तान के अंदर ना फार्मर्स को इफेक्टिव इरिगेशन मेथड्स की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। आपको पता है ये बात? उनकी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आउटरीच का प्रोग्राम है कि पानी कम कैसे ज़ाया हो किसानों का, उनको वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। ये आपको शायद याद हो, बड़ी कैंपेन थी नेस्ले की। नेस्ले पाकिस्तान का ग्राउंड वाटर चोरी करके हमें वापस बेचता है। आर यू एन इडियट? विल यू बिलीव कि नेस्ले एक अच्छी कंपनी है क्योंकि वो किसानों को फार्मिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज देता है? यार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मकसद ही ये होता है कि कंपनी की जो फिरौनियत है, कंपनी की जो बदमाशी है, कंपनी का जो जुल्म है लोअर क्लासेस के खिलाफ और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन को, उसको छुपाने के लिए। आइकिया, आपको तो पता ही होगा, आप लोग तो ख्वाब देखते हैं, चूमते चाटते हैं वहाँ के जो घटिया ब्रांड्स होते हैं। आइकिया एक स्वीडन का या स्विट्जरलैंड का गालबन है, स्वीडन का ब्रांड है, छोटा सा ब्रांड है। वो फर्नीचर बेचता है और मीट बॉल्स बेचता है। ये जो जिसको पता है, अगर वो आइकिया गया हुआ है तो वो आपको बता सकते हैं। अब आइकिया फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करती है, तो आपको पता है आइकिया क्या करती है? आइकिया जो है वो रिफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व है। रिफॉरेस्टेशन के कि हमने ना यहाँ पे 1,000 एकड़ में दरख्त लगवाए हैं। आइकिया इज पूरे अफ्रीका के अंदर, और वो करती क्या है, वो यूरोप के अंदर जंगल लगाती है। पूरे अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर आइकिया ने सबसे ज्यादा जंगल उजाड़े हैं रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। आप जैसे बगैरत और इडियट होते हैं जो बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि कॉरपोरेशंस बड़े अच्छे काम कर रही हैं, तो केएफसी जो डेफ एंड डम को वो करती है, तो वो आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट नहीं करती, वो ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करती है। और ये देखो कितने इनको सब पता होता है, पहले इन्होंने इमोशनल अपील करनी होती है। नोट कर रहे हैं ना सलमान, कि वो जी डेफ और डम और वो तो गूंगे बहरे, और वहां एक्चुअल लोग कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनकी हड्डियां तोड़ते हैं वो जेलों के अंदर, उनको टॉर्चर करते हैं। तो पाकिस्तान के जो डेफ एंड डम है ना, उनकी नौकरी ना चली जाए। तो ये ईदी साहब केएफसी के लिए काम करते थे, या वो जेडीसी वाला केएफसी के लिए काम करता है? उनके नाम तो नहीं लेते तुम लोग ऐसे बगैरत हो। वो इमरान खान केएफसी के लिए काम करता था। ये जो शौकत खानम अस्पताल है, जो ये अखवत फाउंडेशन है, ये केएफसी के लिए काम करते हैं। ये पाकिस्तानी लोगों का जज्बा है। हम एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाले लोग हैं पूरी अर्थ के ऊपर। और आप जैसे लोगों को क्या समझ आए, जिनको दर्द भी नहीं है फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों का, जिनको सूडान के बच्चे बच्चियों का दर्द नहीं है, जो अफगानियों को देख के कहते हैं नमक हराम, नमक हराम है, ये हमारे दुश्मन है। आपकी गलती नहीं है। आपकी 76 साल में जहन साजी जो नेशन स्टेट के पैराडाइम में, आपका दिमाग ख़राब हो चुका हुआ है। आपको लगता है कि ये जो 4-5 लकीरें हैं ना पाकिस्तान के बॉर्डर की, ये अल्लाह ने लकीरें लगाई थी। ये अल्लाह ने लगाई थी, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लगाई थी। ये आपको बात समझ नहीं आ रही। ये चंद लोगों ने कमरे के अंदर बैठ के लगाई थी। ये ना जियोग्राफिकली साउंड है, ना ये नेचुरली साउंड है, ना ये कल्चरली हिस्टोरिकली साउंड लकीरें हैं। जैसे कि एक मशहूर हमारी ड्यूरेंट लाइन है, खैर उस पर भी आते हैं, एक और क्लिप बनेगा उस पर इंशाल्लाह। तो ये डेफ एंड डम लोगों का क्या बनेगा? नौकरी चली जाएगी उनकी। और दसो, बंदे नहीं हमारे मरेंगे, हम अपने उस कत्ल में शामिल नहीं होंगे अपने बंदे मारने के अंदर। फिर वो कहती है कि केएफसी की फ्रेंचाइज को मॉडल समझें आप, कि फ्रेंचाइज होती क्या है। बहन, सबको पता है फ्रेंचाइज क्या होती है, और आप खुद जो बात कह रही हैं उसी के अंदर आपका जवाब मौजूद है। रॉयल्टी पेमेंट्स, रॉयल्टी पेमेंट्स का एक हिस्सा भी जो जा रहा है ना, जो घूम घुमा के इसराइल के पास पहुंचता है। अब वो होस्ट भी बेचारा कोई डफर सा उन्होंने बिठाया हुआ हाफिज साहब, वो कहता है कि देखें मेरे ख्याल में ये तो कंपनी दुबई की, पाकिस्तान में ये ब्रांड है, ये सारा कोई एक यूएई के हैं लोग, वो इसको ओन करते हैं। केएफसी की वही दुबई में वो उन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी हुई, जो यहाँ पे वो हमें लैंड कर रहे हैं फ्रेंचाइज। यम फूड जिसको हम कहते हैं, जिसके नीचे पिज्जा हट भी आती थी। पिज्जा हट को तो वैसे हमने भगा दिया क्योंकि हमारे पास बेहतर लोकल ऑप्शंस आ गई थी और चीपर ऑप्शंस आ गई थी। तो बहन, पूरी दुनिया के अंदर ना फ्रेंचाइज मॉडल को मुनक़ते भी हो सकता है। अब सप्लाई चेन्स केएफसी की एस्टैब्लिश हो गई है ना। केएफसी अगर अपनी दिली, अब देखो ना, नोट कर, केएफसी के प्रॉफिट पर नुकसान है, पहली चीज़ उन्होंने क्या बंद किया, वो खुद जो औरत कह रही है,
उन्होंने वो गूंगे बैरों का बंद किया कि ये जाएं डेफ एंड डम तुम्हारे बड़े, ठीक है ना। तो ये हमें ना सिखाएं यार, आप लोगों को तो पता ही कुछ नहीं दुनिया के बारे में। तो ये फ्रेंचाइज मॉडल जो होता है ना भाई, उसमें रॉयल्टी पेमेंट जानी जानी होती है, और अल्लाह करे KFC डूब जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनको नहीं पता कि रशिया और बोस्निया और चचनिया में उन्होंने क्या किया था। उन्होंने वही सप्लाई चेन रखी थी, वही रेसिपीज रखी थी मैकडोनल्ड KFC की, वही सब कुछ, मेन्यू आइटम्स चेंज कर दी ना, यानी नाम उनका चेंज कर दिया और ब्रांड का नाम चेंज कर दिया। आप रखें इसका नाम पैलेस्टाइन फ्राइड चिकन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, और आप रॉयल्टी पेमेंट्स बंद कर दें KFC इंटरनेशनल की, यम फूड्स की बंद कर दें, वही चिकन बनाए, वही रेसिपी बनाए, आपके पास आ गई है ना रेसिपी, सारे वही लोग एम्प्लॉयड रखें, आप बगैरत हैं। मसला ये आप बगैरत हैं, आप मानना नहीं चाहते कि हम बगैरत हैं, और आप हैं बगैरत। और दूसरी बात, अगर आप मुनकते हो जाएं उनसे, मिसाल के तौर पे कुछ नुकसान भी हो, तो जब वो पैसे हैं KFC या यम फूड्स के पाकिस्तान के अंदर, वो उन्होंने पाकिस्तान में कहीं री इन्वेस्ट करने हैं ना। उन्होंने अगर अगर मजीद पैसे कमाने हैं तो प्लॉट ले लेंगे, दुकानें ले लेंगे, कोई और फ्रेंचाइज डाल देंगे, गाड़ियाँ खरीद लेंगे, तो पैसे भी हमारे मुल्क से नहीं जाते। अगर 1000 जॉब्स यहाँ ख़त्म हुई हैं तो 1000 जॉब्स वहाँ क्रिएट हो जाएंगी। तो ये आप अपने जहनों से नोशन निकाल दें, पता नहीं क्या इन्होंने ये बातें बनाई हुई हैं। बहरहाल इसके बाद फिर वो साहिल भाई ने थोड़ा सा इमोशनल जवाब दिया खातून को, उसको थोड़ी समझ भी आई। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटियाँ हैं, तो फिर वो चुप ही कर गई, उसको समझ आ गई कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। कम से कम इतनी तो गैरत थी उनके अंदर। फिर ये मर्द हजरत साहब बोल पड़े, आमिर अली साहब, जो किसी बैंक के मेरे ख्याल में मैनेजर थे, कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स के बारे में, क्या आपको पता है कि 25% फिलिस्तीनी ईसाई होते हैं? आपको आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि जो है थी सुहा अरफात, उनका रिलीजन क्या था? मैं आपको वरना बता देता हूँ कि सुहा अरफात वाज अ क्रिश्चियन एंड शी वाज अ फलस्तीनियन वुमन। लैला खालिद, हनान अशरफी, दे वर ऑल क्रिश्चियंस। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 70% 75% उनमें मुस्लिम है तो 25% क्रिश्चियंस भी हैं। इस बात का मैं क्या करूं? यानी मेरा ऐसे क्या है, वो ईसाई हो यहूदी हो, अगर किसी कौम पे जुल्म हो रहा है तो हमने अपने हाथ से रोकना है, जुबान से रोकना है, दिल में बुरा जानना है, ये हमारा इस्लाम है, दैट इज़ ऑल। और दूसरी बात, उनकी ये बात भी कम्प्लीटली अपसर्ड थी, 25% ईसाई नहीं है, क्लोज टू 8-9% ईसाई हैं फ़िलिस्तीन के अंदर। इस पॉइंट से मुझे समझ नहीं आई थी वो बात करना क्या चाह रहे हैं, जब तक कि उन्होंने अगली बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यासिर अरफात ने, उसने सपोर्ट की थी इंडिया की कश्मीर के मामले में। उसके बाद मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा जी कौमियत की बात, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब यासिर अरफात कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करते थे, और हम आज तक इसराइल की वो लाश को अपने कंधों पे उठा के फिरते हैं कि जिसने आज तक मुझे डायरेक्टली गोली आके नहीं मारी है। सर मेरी बात सुनने के लिए हौसला चाहिए। ये आप जो बात करते थे ये बड़ी जज्बाती बात है। अब भाई ना असल बात, अब भाई असल बात, और हम उस इजरायली की लाश उठा के फिरते जा रहे हैं जिसने हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से कभी गोली नहीं मारी। जी सुनिए आपने आमिर अली साहब की बात, सलमान साहब, असल बात वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारा इजरायलियों से क्या फड्डा, लड़े वो फिलिस्तीनी और मरे वो जाने। उस यासिर अरफात ने हमें कश्मीर के मसले में सपोर्ट नहीं किया था। ये अकल की हद है। ये इन बैंक मैनेजर साहब को नहीं पता कि इसराइल ने कितनी बार हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिश की है। ये इधर जहाज़ हमारी एयर स्पेस के अंदर एंटर कर जाते थे। इनको तारीख का अगर किसी को पता होता या इस दुनिया के अंदर ये रहते होते तो ये बातें, ये बकवासियात की ना करते। और इनको ये पता होता कि हमारे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको क्या कहा था। अब आमिर अली साहब तो ये भी कहेंगे कि उनको कायद आज़म नहीं पसंद। निजी महफिलों में तो सलमान साहब आपको पता है क्या बातें करते हैं सारे, कायद आज़म नहीं, वो नेहरू। हमें एक मुल्क होना चाहिए था हिंदुस्तान को। तो PSL कोई ना होती ना, फिर PCB होती, और आप जैसे बैंक मैनेजरों को वहाँ कोई लगाता ना, वहाँ पर केपेबल लोग फिर लगते। बहरहाल ये असल में वो लुब लबाब उनका ये था। इसका मैं जवाब भी नहीं दूंगा, इसका मैं जवाब भी नहीं दूंगा कि हम फ़लस्तीन को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शायद वहाँ पे एक मस्जिद है जो, यानी फ़लस्तीनी लोग हमें डंडों से भी मारे ना अगर, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और वाजिब है कि हम फ़लस्तीन की सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पे हमारा किबला अव्वल है। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कश्मीर के मामले में, तो ये तो आपके मुशर्रफ साहब भी कश्मीर के मामले में सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये तो आपके अभी हुकूमत, अभी DGI-SPR का नहीं याद कि जब आर्टिकल 370 पास हुआ था कि जो कश्मीर के अंदर जाएगा तो वो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करेगी।
तो फिर तो आपके बड़े और दुश्मन होने चाहिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। हमारे तो स्टेट ने कश्मीर का मामला गिव अप कर दिया। मतलब बाजवा साहब ने भी तकरीर की थी जर्नलिस्ट के सामने कि हमारे टैंकों को जंग लग गया, उनमें डीजल नहीं है और मुझे वो टायर भी फट गए, एक टैंक का मुझे स्टपनी नहीं मिल रही और जैक नहीं मिल रहा मुझे, हमारा स्पेयर टायर जो है वो पठान चोरी करके ले गया। मतलब फिर आगे वो पूछते हैं द एज ओल्ड क्वेश्चन कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हार्मन कैडन के पता नहीं कौन से स्पीकर जो है वो दे आर बाय द जूस हैव मेड देम। आप जिस सैटेलाइट के जरिए लिंक्ड है ना, दिस इज आल्सो बाय द ज्यूस। ये भी ज्यूस की तौर पे ज्यूस का है। ये जो आप हार्मन कार्डन के स्पीकर्स यूज कर रहे हैं और जो आप माइक यूज कर रहे हैं ना बात करने के लिए, ये भी ज्यूस कंपनीज है। ये इवन चाइनीज कंपनीज भी नहीं है। स्टॉप इट ऑल। तो छोड़ आमिर दीजिए इन साहब, आमिर सबको। आप कोई रेसिस्ट है? हमें कोई जूस से मसला है? हमें कोई यहूदियों से नफरत है? भाई आपके जहन में ना रेसिस्ट बड़े एक ना एंटी सेमेटिक किस्म के कॉनोटेशंस हैं ऑफ हमारा मुकाबला एक्चुअली है क्या। किसने कहा कि हमें किसी कौम से या किसी मजहब से मसला है? हमें इजरायली ज़ायनिस्ट रियासत से मसला है। यहूदी पाकिस्तान में भी रहा करते थे, इंडिया में भी रहा करते थे, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रहा करते थे। ये आमिर अली साहब क्योंकि माजर कॉलोनाइज जहन इनका, गुलामी का वो शिकार हो चुका हुआ है। वो नज़र भी आ रहा है जिस तरह वो बैंक मैनेजर की तरह ड्रेसअप हुए हैं, वो टाई उन्होंने यहाँ तक चढ़ाई हुई रमज़ान शो के अंदर। तो बंदा अपनी कौम के कपड़े ही पहन आता है यार रमज़ान शो के अंदर। वो कहने लगे कि सब कुछ द जूस ने बनाया। यार ये कितना बुनियादी तौर पे इंट्रिंसिकली रेसिस्ट नोशन है कि सब कुछ द जूस ने बनाया है। लाइक we don't have a problem with trading or doing business with the Jews. We have a problem with trading and doing business with Zionists. Zionism एक प्लेग है इंसानियत के ऊपर। वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी है। वो अपार्थाइड स्टेट बनाई हुई है उन्होंने वहाँ पे। अब अपार्थाइड क्या होती है अब आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैं हर चीज़ नहीं समझा सकता आमिर अली साहब और सवेरा पाशा को। आप लोग गूगल कर लें बहन भाई मेरे कि अपार्थाइड क्या होता है, साउथ अफ्रीका में कैसे उसका रद्द अमल पैदा हुआ था, दुनिया ने कैसे उसके खिलाफ स्टैंड लिया था, अभी भी साउथ अफ्रीका ICJ में क्या कर रहा है, ठीक है ना। और इंसानी तकाजे क्या होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होती है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ें आपसे बालातर हैं। तो वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो ये जो काफ़ी चीज़ें हैं वो द जूज़ ने बनाई हुई हैं। इसके 2-3 लेयर्ड जवाब हैं। एक तो ये बुनियादी तौर पे बहुत रेसिस्ट नोशन है और हम इसको नहीं मानते कि द जूज़ ने बनाया हुआ है सारा कुछ। नहीं बनाया हुआ द जूज़ ने। पूरी दुनिया में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट तरीके से इनेबल होती हैं। दूसरा, आप ग्लोबलाइजेशन की हमें सबक दे रहे हैं कि क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं और ट्रेड की इतनी इंटरडिपेंडेंसी है, तो कोई ना कोई चीज़ जैसे कि दाल या सब्ज़ी या मशीन या चिप्स या एनक या माइक्रोचिप या पेन, कोई ना कोई ऐसी कॉम बना रही होगी जिसके साथ शायद आपको कुछ अदावत या दुश्मनी का पहलू हो। या दैट्स व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रॉब्लम। आपको समझ नहीं आ रही अंकल जी कि वो ग्लोबलाइजेशन के तहत ही, अच्छा लेट्स से ये द जूज़ ने बनाई हैं चीज़ें, ये मशीनें, ये कैमरे, ये माइक, ये सारी चीज़ें, ये रिसोर्सेज उनके पास पहुंची कैसे हैं? ये 45, आपको पता है कि यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर 45 ट्रिलियन पाउंड लेके गया है 200 साल हुक्मरानी के अंदर। तो चाचू जब रिसोर्सेज की एक्यूमुलेशन होती है एक जगह, लूट मार करके, एक कौम के कमर पर डंडे मार मार के उनसे गुलामी करवा के, तो उन रिसोर्सेज की एक्यूमुलेशन के बाद फिर आपके पास एलोकेशन की, रिसोर्स एलोकेशन की गुंजाइश होती है। जब रिसोर्स एलोकेशन होती है R&D के अंदर, साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर, तो नई से नई जायदाद निकलती हैं। तो अगर आपको अपनी गुलामी की पैदावार हुए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने में कोई आड़ महसूस होती है, तो मुझे तो नहीं होती। ये हमारी कमरों से छील छील के उन्होंने चीज़ें बनाई हैं। रेलगाड़ी जो यहाँ बनी थी जहाँ से ये माल लूट के वापस लंदन ले जाया करते थे, गालिबन 5,000 करोड़ पाउंड सालाना गालिबन ये वहाँ पे ले जाया करते थे एज जो वो लेवी टैक्स होता है जो ब्रिटिश क्राउन के जाता था, जिससे पूरे ताजे बरतानिया का फ़ौज का और हुकूमती निज़ाम चला करता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेट की गई है ये हमारी कमरों से छील के की गई है भाईजान। जो इराक़ के अंदर ऑयल फील्ड्स अमेरिका ने सिक्योर करके दिए हैं, जो सीरिया के अंदर सिक्योर करके दिए हैं, जहाँ से तेल जो है सस्ता फ्राहम हो रहा है इसराइल को और अमेरिका को, उसके ज़रिए वो टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हैं। तो ये हमारे मुसलमानों का ही नेचुरल रिसोर्स को लूट के उन्होंने हमारे 4 से 5 मिलियन लोग मार के ये किया। तो ग्लोबलाइजेशन की का शॉर्ट स्टिक ऑफ, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक हमें ही मिला है भाईजान।
तो हमें कोई आड़, वसाइल में भी कहते हैं कि ये जंग की हालत में हम हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तो हमें कोई आड़ नहीं महसूस होती माइक इस्तेमाल करने में, उनका वो इस्तेमाल करने में, उनका फलाना इस्तेमाल करने में। हम हर वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिनसे हम उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और बहरहाल हमें किसी कौम से मसला नहीं है, हमें एक ख़ास रियासत और उसके आलाकारों से मसला है। तो ये हर चीज़ उनके आलाकार नहीं है भाईजान। थोड़ा सा अगर आप लोग इतनी सी मेहनत कर लें ना, और 2 गूगल कर लें और अपना सर वहाँ से निकाल लें जहाँ सूरज नहीं चमकता, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल जो लिस्ट है वो बड़ी महदूद है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज जो सपोर्ट करती है इसराइल को, और जो प्रोडक्ट्स नहीं करते, जो आप आसानी से उनकी एडवर्टीजमेंट्स उनको कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत वसी है भाईजान। तो ये बार उनकी घटिया सी अटैम्प्ट थी उन आमिर अली साहब की कि वो ये प्रूव करें कि फ़िलिस्तीनी नहीं इजरायली हमारे दोस्त होने चाहिए। तो ये टॉकिंग पॉइंट्स मेरा ख्याल है पीसीबी में इंटीरियर मिनिस्टर साहब ही आके सिखाते होंगे आप सारों को। फिर वो है कि उन्होंने एक वो बेवकूफ़ाना सी अपील की कि रसूलुल्लाह ने यहूदियों के साथ तिजारत की थी। यार कौन कह रहा है यार यहूदियों से हमें मसला है? लेकिन आप हरबी के साथ तिजारत नहीं करते, जिस तरह की जंग चल रही होती है। आप उसके साथ तिजारत नहीं करते जो आपकी कौम को महकूम और ग़ुलाम बना के ले जाए। हम इतने बगैरत नहीं हैं। तो आप इतने रेसिस्ट हैं कि आप सारी दुनिया के यहूदियों को इजरायली के तौर पर देखते हैं। हम नहीं हैं। हमें पता है कि इजरायली फ़र्क हैं और यहूदी लोग फ़र्क हैं। आज के नटसी जूस कौन से होते हैं, सिफार्डिक जूस कौन से होते हैं, मिज़राही जूस कौन से होते हैं। आप पढ़े ना जी, आपकी पढ़ाई नहीं है, आप अपनी स्टडी करके आए। साहिल भाई को नहीं कहता आप स्टडी करें भाई। आपको नहीं पता कि यहूदी और इजरायली में क्या फ़र्क होता है, ज़ायोनिस्ट और यहूदी में क्या फ़र्क होता है। हमारे बल्कि वन ऑफ द पेट्रन्स जो हैं वो एक पाकिस्तानी यहूदी हैं जो ज़्यूरिख में रहते हैं, बेफिक्रा भाई जो हैं, जो हमारे बहुत बहुत सपोर्टर हैं हमारे चैनल के, वो ज़ायोनिस्ट नहीं है, ही इज़ जस्ट अ जू। तो इन दोनों बातों का फ़र्क जो है वो आमिर अली साहब को नहीं समझ आएगा, और ज़ाहिर बात है फंडिंग जो है वो कहीं और से आ रही है, तो समझ भी कैसे आए। तो हाँ, रसूलुल्लाह ने तिजारत की यहूदियों के साथ, रसूलुल्लाह ने मुशरिकों के साथ भी तिजारत की है, लेकिन उन कौमों से तिजारत नहीं की जाती जो आपके लोगों पर जुल्म कर रहे हैं उस वक़्त, या आपके ख़िलाफ़ जंग में मुब्तला हों। फिर जो उस औरत ने एक और सवाल पूछा कि हम तो फिज़िकली डिटैच्ड हैं फ़िलिस्तीन से, इससे हमारा क्या लेना देना है। जैसे ही थोड़ा सा साहिल भाई ने ह्यूमैनिटेरियन की बात की ना, करेंगे नहीं, हाँ जी फिज़िकली तो हम हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारी इकॉनमी को भी तो सोचें ना। आपको एंड में मेरे से हट गई, और एंड में वो खातून कहती है कि हम सर पे धाता बांधें और हम लड़ने जाएं। आप गालिबन अभी तो पैलेस्टीन से कनेक्टेड नहीं है ना, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, या तो फिर हम सर पे धाता बांधें और जाएं। बहन हम तो पिट रहे हैं। आपकी रसाई है पीसीबी चेयरमैन स्लैश वजीर दाखिला स्लैश नारकोटिक्स के जो मिनिस्टर हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इंचार्ज जो हैं। बहन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि उनके खिलाफ जंग हो। अगर आप कोई सिफारती वहाँ पे पैगाम भिजवा सकते हैं, वहाँ कोई जंगी हम इक़दाम ले सकते हैं, हम तो आपके साथ खड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और ईरान से हमारी दोस्ती हो, ताकि वो बॉर्डर खुले और यहाँ से रास्ता खुले और हम जाके इसराइल से लड़ सकें। हम तो चाहते हैं। बहन आपको समझ नहीं आ रही, आप और 1% उन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही जो बेनिफिशरी हैं इसराइल के और अमेरिका के सिस्टम के, जो ग्लोबल निज़ामों के बेनिफिशरी हैं। आपको समझ नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आ रही जो ख्वाब देखते हैं कि PSL और वो क्या है इंडिया वाला IPL, वो एक ही स्टेज के ऊपर इकट्ठे कम्पीट करेगा। आपको कदर नहीं है शहीदों के खून की, आपको कदर नहीं है मुसलमानों की 2 बिलियन की उम्मत की एक वहदत की। आप लोग बगैरत हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में साहिल भाई ने उनकी काफ़ी बेइज्जती कर ली थी, और मैं तो गालियों के हद तक उतर आया हूँ। माज़रत के साथ प्लीज़, मेरा रोज़ा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल कोई सिंपथी मेरे लिए एक ज़रा नहीं रही, क्योंकि आप लोग के अंदर कोई जिगरा नहीं है। जहाँ 30-35 हज़ार लोग कत्ल होके और 10-20 हज़ार लोग दबे हुए हैं रबल के नीचे, आप लोगों को अपनी इकॉनमी और अपने क्रिकेट की पड़ी होती है। आप बगैरत हैं, अल्लाह आपको माफ़ करे। अगर आपके नसीब में हिदायत है तो हिदायत मिले, अगर नहीं है तो आपका अंजाम इजरायलियों के साथ ही हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इयोन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं, और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का, तो कोशिश होगी कि वो एक जय्यद प्रोडक्ट हो जो उससे आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी 2 जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा।
तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फीस है अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय बाय।